आज विश्व में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने अंदर बड़ी परेशानियों को देख रहे हैं। ये परेशानियां उनके अपने नागरिकों के कारण है और उनके मानने वाले धर्म के कारण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन 57 देशों की जो इस्लामिक देश हैं। निरंतर उनके अंदर युद्ध चलता रहता है। वे आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। वे दूसरे देशों से तो लड़ते ही हैं, वे अपने देश में भी अपने लोगों से भी आपस में लड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। अभी पाकिस्तान में बलूचिस्तान के इलाके में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। लगातार वहां अफगानिस्तान के तालिबान हमला कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की आर्मी पाकिस्तान के सैनिकों को मार रही है और हजारों वर्षों से बलूच लोग ये कहते आए हैं कि हम स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा इलाका जो पाकिस्तान के कब्जे में है, इसकी कहानी दरअसल लोगों को पता नहीं। आइए आज आपको बलूचिस्तान की कहानी बताते हैं। बात शुरू होती है 7000 वर्ष पूर्व, जब पूरा पाषाण काल था। वह एक समृद्ध जगह थी बलूचिस्तान, जहां पर मानवता की सभ्यता का विकास हुआ। धीरे धीरे वहां सनातन धर्म फैला और जैसा कहा जाता है कि कश्मीर से कांधार तक कश्यप ऋषि और उनके शिष्यों ने इस जगह को स्वर्ग बना दिया। पूरे इतिहास में बलूचिस्तान सभ्यता में जीवंत केंद्र के रूप में कार्य करता रहा। प्राचीन काल से ही विश्व की सभ्यता केंद्रों में इसका संपर्क रहा। बलूचिस्तान में सबसे शुरुआती लोगों में द्रविड़ भाषी ब्राहुही और इंडो आर्यन भाषी लोग थे। ब्राहुही मूल के लोग हिंदू और बौद्ध थे। यह शब्द आप ध्यान रखिएगा। ब्राहुही आज भी वहां हैं, कबीलों के रूप में, और अपने नाम के आगे खान लिखते हैं। ब्राहुही मूल के लोग उपमहाद्वीप के बाकी हिस्सों में इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषी लोगों के समान ही थे। इन्होंने शताब्दियों तक द्रविड़ भाषा और सभ्यता को बनाए रखा। बलूचिस्तान का पहला लिखित इतिहास मिलता है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध से, जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई और उसने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया। यह शांति समझौता चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में 303 ईसा पूर्व में हुआ था। व्यवस्था का परिणाम पारस्परिक रूप से लाभकारी साबित हुआ। बाद की पीढ़ियों में सेल्यूकस और मौर्य साम्राज्यों के बीच सीमा स्थिर रही और राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के पोते अशोक द्वारा पश्चिम की ओर भेजे गए दूतों द्वारा मैत्रीपूर्ण राजनयिक संबंध के बारे में लिखता है। हिंदू पारा राजा मुख्य रूप से अपने सिक्कों के माध्यम से जाने जाते हैं, जो आमतौर पर अग्रभाग में लंबे बालों वाले शासक की प्रतिमा के साथ होते थे और पीछे की ओर एक गोलाकार सूर्य होता था। यह सिक्के आज भी उस क्षेत्र में मिलते रहते हैं। ये सिक्के मुख्य रूप से पश्चिमी पाकिस्तान के लोरलाई इलाके में पाए जाते हैं। 635 से 636 तक हिंदू ब्राह्मण राजवंश ने बलूचिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर राज किया। इसके बाद चंगेज खान ने बामपोर के आक्रमण करके बड़ी संख्या में बलूच और हिंदुओं को मार डाला। बाद में बलूचों की लड़ाई के परिणाम स्वरूप सरदारों के नेतृत्व में कुलों का निर्माण हुआ, जो बाद में कबीले कहलाए। क्षेत्रों का पूर्ण नियंत्रण पाने के प्रयास में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र का नाम बलूचिस्तान रख दिया था। दरअसल यह बलूच क्षेत्र ही था। पिछले 150 वर्षों में इस क्षेत्र की बंजर भूमि में प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए निरंतर लड़ाई देखी गई है। ईरानी बलूचिस्तान में इतिहास की कुछ शुरुआत मानव सभ्यताएं मिलती हैं। दूसरी शताब्दी में 5 प्रमुख हिंदू राजा हुए। बागेवरा का पुत्र योलामीरा, योलामोरा का पुत्र अर्जुन, योलामीरा का एक और पुत्र हवारा मीरा और हवारा मीरा का पुत्र मीरवारा। अरब सेनाओं ने 7वीं शताब्दी में बलूचिस्तान पर आक्रमण किया
और बलूच लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया। बलूचिस्तान में अरब शासन के बलूच लोगों को अपनी अर्ध स्वतंत्र जनजातीय व्यवस्था विकसित करने में मदद की, जिसे मजबूत ताकतें अक्सर खतरा बनती थी। हिजरी के 14वें वर्ष में राय चच ने सिंध में आक्रमण किया और मरकान पर विजय प्राप्त की। हालांकि 643 में अरब मरकान पहुंच गए थे और 644 की शुरुआत में खलीफा उमर ने ईरान से कामरान तक के क्षेत्र जीत लिए थे। उन्हें कामरान का गवर्नर बनाया गया। कामरान में उन्होंने पश्चिमी बलूचिस्तान में प्रवेश किया और फारसी सीमाओं के पास के क्षेत्र में विजय प्राप्त की। 652 में खलीफा उस्मान के शासनकाल के दौरान मादशाह इब्न मसूद को कमान दी गई। यह पहली बार था जब पश्चिमी बलूचिस्तान सीधे खिलाफत के कानूनों के अधीन आया। पश्चिमी बलूचिस्तान में कामरान के प्रभुत्व को शामिल किया गया। 654 में अब्दुल रहमान इब्न समरा को सिस्तान का गवर्नर बनाया गया। अब्दुल रहमान इब्न समरा ने जारंज को अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया और 656 तक वह इस क्षेत्र का गवर्नर बना रहा। इन युद्धों में अमीर जुन्नुन बेग अरगुन ने प्रमुख भूमिका निभाई। यह लगभग 1470 तक हेरात में सुल्तान हुसैन मिर्जा के अधीन कांधार के गवर्नर बने रहे। इसी समय बाबरोही धीरे धीरे ताकत हासिल कर रहे थे। ये वही बाबरोही हैं जो पूर्व में हिंदू थे और बाद में मुसलमान हो गए। इस समय उनकी छोटी रियासतें झालवान देश के वाग तक फैली हुई थी। आरगुन राजवंश के बाद बाबर ने बलूचिस्तान पर आक्रमण किया। 1556 से 1595 तक यह क्षेत्र सफविद वंश के अधीन रहा। अकबर की सेनाओं ने अभी के पाकिस्तान और ईरान से लगे बलूचिस्तान को 1638 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया और फिर इसे फारस में स्थानांतरित कर दिया। कलात में नासिर खान प्रथम ने 7वीं शताब्दी के दौरान इसे अपने अधिकार में लिया। 7वीं शताब्दी के मध्य में बलूचिस्तान के एक बड़े हिस्से में गिलजई का उदय हुआ और सफविद परास्त हो गए। नादिर शाह ने गिलजई को हराया और 18वीं शताब्दी के पहले भाग में बलूचिस्तान में उनके माध्यम से कई अभियान चलाए। 1879 में गंडामक की संधि द्वारा पिशिनडुकी और सिबी ब्रिटिश हाथों में चले गए। पूरी पश्चिमी बलूचिस्तान को बाबरोही खानों के अधीन एक संगठित राज्य में समेकित किया गया। कर्नल सर रॉबर्ट्स ग्रोव सैंडमैन ने बलूचिस्तान में जनजातीय शांति की एक अभिनव प्रणाली शुरू की और 1877 से 1947 तक यह शांति बनी रही। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने आमतौर पर उनके तरीकों का विरोध किया और उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में इसे संचालित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कलात पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारत सरकार से अपने अधिकार को बहाल करने का अनुरोध किया। प्रांत के लोग 1930 के दशक में राजनयिक रूप से संगठित होने लगे थे। 1932 में यूसुफ अली खान मगसी ने जैकोबाबाद में पहला अखिल भारतीय बलूच सम्मेलन आयोजित किया। उनकी पार्टी अंजुमन इत्तेहाद बलूचेन के स्थान पर कलात स्टेट नेशनल पार्टी ने जन्म लिया, जिसने बदले में बलूचिस्तान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा के रूप में सहयोग किया, जिसे अंजुम वतन के रूप में भी जाना जाता है। 1939 में एक स्थानीय वकील काजी मोहम्मद ईसा ने पिशिन में एक मस्जिद में बैठक कर बलूचिस्तान मुस्लिम लीग बनाई। हालांकि मुस्लिम लीग एक उचित संविधान के बिना इस संगठन को स्वीकार नहीं कर पाई। 1943 में जिन्ना ने प्रांत के दौरे के साथ लीग की गतिविधि में एक संक्षिप्त पुनरुद्धार किया। अनुमानतः 50,000 की संख्या की भीड़ ने उसे शाही स्वागत दिया। हालांकि शिमला सम्मेलन के बाद मुस्लिम लीग ने अपनी सक्रियता को और तेज कर दिया था। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग की रैलियों में अंजुम वतन की रैलियों की तुलना में बहुत अधिक लोग शामिल होते थे। राजनीतिक वैज्ञानिक सलमान रफी शेख बलूचिस्तान में विद्रोह की उत्पत्ति का पता लगाते हुए कहते हैं कि बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय आधिकारिक रूप से बताई गई कथा के विपरीत आम सहमति पर आधारित नहीं था।
ना ही पाकिस्तान के लिए यहाँ के लोगों के मन में कोई भावना थी। कांग्रेस जानती थी कि जनसांख्यिकी और भौगोलिक कारणों से भारत के साथ यह एकीकरण अवास्तविक ही रहेगा, इसलिए उसने कभी बलूचिस्तान को हिंदुस्तान में जोड़ने की बात की ही नहीं। भारतीय सरकार के अनुसार कलात एक भारतीय राज्य नहीं बन पाया और वह एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकारा गया। इस प्रकार 3 जून की योजना के लिए आवश्यक था कि भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में इस क्षेत्र का विलय हो। कलात ने तर्क दिया कि उसके पास भारतीय राज्य की स्थिति की बजाय एक संप्रभु स्थिति है और उसे संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया जाए। मगर अंग्रेजों को यह स्वीकार नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को पाकिस्तान में मिला दिया। दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार बलूचिस्तान के लोग अपनी जीवन, अपना इतिहास, अपनी संस्कृति स्वयं ही सजोते आए हैं। वे कभी किसी के अधीन रहे नहीं। जितनी भी राज सत्ताएं वहां बनी, धीरे धीरे उन्होंने सभी को उखाड़ के फेंक दिया और यही आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वह इस क्षेत्र को खाली कर दे, नहीं तो उनका भी हशर उन सभी राज सत्ताओं की तरह होगा जो इसके पूर्व अपने क्षेत्रों में बर्बाद हो गई।